जो हमारे घरों में नॉर्मल आज के टाइम पे बीपी, शुगर, थायराइड, ये कितने हद तक हम इसे कम या कंट्रोल कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। जो लोग योगा करते हैं वो भी कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेते मिल जाएंगे आपको, तो ऐसा क्यों है? क्या योग या योगा से बीमारी है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं? बहुत से लोग तो बिना दवाई के भी ठीक हो रहे हैं इनसे। कोई लोग ज्यादा ओवर थिंक करता होगा, घर ही घर में रहता होगा या ज्यादा किसी से बात नहीं करता होगा, ऐसे ही व्यक्ति को बीपी हाई होता है, हार्ट अटैक से मरता होगा। रील स्क्रॉल करूंगा, उसमें कई डांस की आएंगी, कुछ म्यूजिक की आएंगी, कुछ कॉमेडी आएगी, बदलती रहेगी। स्क्रॉल करते करते 4-5 घंटे हो जाते हैं बैठे बैठे लोगों को। फलाना एक्टर एयरपोर्ट पे देखा गया, उसकी फोटो देखते उन चीज़ों को बता क्या करते हैं उसको। तो योग आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जोड़ता है। आपके पास पैसा तो आपकी इज्जत होगी, चाहे आप किसी का मर्डर कर दो तो आपकी इज्जत है। योग में या योगा में ऐसी पावर है कि लोगों की सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी बना सके। जिन लोगों को मास्टरबेट या हस्तमैथुन करने की आदत है वो कैसे छोड़ सकते हैं योग से? नमस्कार। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं निखिल, जिन्होंने 11 टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है योगा में और 5 बार इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया है। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने डिटेल्स में बात करी योग के बारे में, योगा के बारे में, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, कैसे आप अपने हेल्थ इश्यूज़ को कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो योग और योगा के थ्रू, सेक्सुअल लाइफ के बारे में, और साथ ही साथ अगर आपके साथ कोई भी बीमारियां हैं जो नॉर्मल लाइफ के अंदर होती है, बीपी, थायराइड, शुगर, उसको आप कैसे जड़ से ख़त्म कर सकते हो योग से, योगा से, उसको भी हम लोगों ने प्रॉपर डिटेल्स में कवर किया है। कैसे निखिल को दूसरा जीवन मिला योग से, योगा से, हम अपनी लाइफ को किस लेवल तक बढ़ा सकते हैं, चाहे वो हमारे लिए करियर में काम आए, हमारे सेक्सुअल लाइफ में काम आए, हमारे एवरीथिंग लाइफ के अंदर हम जो भी चीज़ करते हैं, योग और योगा का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है हमारी लाइफ में और हम कितनी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, तो उसको डिकोड करके हम लोगों ने इस पूरे पॉडकास्ट में कवर अप करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको हमारे ये पॉडकास्ट पसंद आए। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारा कंटेंट पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो और इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखना। स्वागत है निखिल आपका पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हैं आप? बढ़िया है कुणाल सर, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं एकदम अच्छा हूँ। आप बहुत खुशी हो रही है आपसे दोबारा मिलके। हाँ, कोई बात, हमें भी इतनी खुशी दोबारा हो रही है कि आपसे दोबारा मिल पाए हम, अच्छा लगा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोगों ने निखिल के साथ पहले पॉडकास्ट किया था, बट वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम लोग प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाए, जिस वजह से हमें दोबारा शूट करना पड़ा। और ये सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज आ सके। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे निखिल जी। योग और योगा में अंतर क्या है, और ये बेसिकली मतलब अगर हम इसको देखें, जैसे योगा के बारे में लोग सब जानते हैं, योग के बारे में भी जानते हैं, लेकिन दोनों के बीच का अंतर क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए कुणाल सर, आपने एक अच्छा सवाल किया है कि आज के समय पे लोगों को ये समझने में दिक्कत है कि योग क्या है, योगा क्या है, एक्सरसाइज क्या है। हाँ, तो इनमें के ज़्यादा अंतर नहीं है, छोटा सा अंतर है इसके अंदर और उसको समझने की ज़रूरत है। लगभग जो 90% लोग हैं वो सिर्फ योगा को जब समझते तो इस हिसाब से समझते हैं कि कुछ आसन, कुछ पोस्चर हमें करने हैं, वो योग है, सब कुछ वही है। स्ट्रेचिंग टाइप, स्ट्रेचिंग जो करते हैं हम शरीर की, अधिक स्ट्रेचिंग करो, कम करो, वो चीज़ें समझते योगा कर रहे हैं हम। लेकिन इतना योगा करने के बाद भी लोग स्वस्थ नहीं हो रहे। जो लोग योगा करते हैं वो भी कहीं हॉस्पिटल में दवाई लेते मिल जाएंगे आपको, तो ऐसा क्यों है? जबकि योगा एक अच्छी चीज़ है, अगर सही से करें कि वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी योगा सुबह करेंगे, दोपहर को दवाई लेके आएंगे कुछ ना कुछ, लगभग लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे। इसलिए ऐसा है क्योंकि उन्होंने योग को समझा ही नहीं, ना पढ़ा। उन्होंने केवल सुनी सुनाई जो बातें होती हैं आजकल इंटरनेट से जो चीज़ें दिखती हैं, बस वही उन्होंने फॉलो कर दी। मान लीजिए किसी को सर्वाइकल है, वो यूट्यूब पे सर्च करेगा योगा फॉर सर्वाइकल, केवल वो बैठ के स्ट्रेचिंग करेगा, और उसमें से अधिकतर तो योगा होता भी नहीं सर्वाइकल के लिए। कई बार जैसे बताते हैं तो इस प्रकार मालिश करो, ये करो, वो योगा थोड़ी है, वो भी अलग चीज़ है। तो केवल उसको जान लिया, सिर्फ ये दिक्कत है तो ये करूं, ना कि उस चीज़ को समझा कि मेरे को सर्वाइकल है तो मेरे सर्वाइकल का कारण क्या है। जो व्यक्ति हैं लगभग सबका कारण अलग अलग होता है,
हो सकता है किसी की मसल स्पाजम हो गई हो, बस वही कारण हो सकता है किसी की वात बढ़ गई हो शरीर में, उससे हो सकता हो किसी का शरीर एसिडिक हो और वहाँ पे वो इम्पैक्ट करता हो तो हो सकता है कि वो कई दिन से जो कंप्यूटर पर कार्य कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा हो, तो वो कारण हो सकता है। सिटिंग जो पोस्चर है वो गलत हो सकता है, बैठने का तरीका। हाँ, वो गलत हो सकता है उसका। इसलिए जब किसी को कोई दिक्कत है तो पहले उसके कारण को समझो, फिर उसका योगा जो है वही आप फॉलो करो, जो योगा की बात करें तो। और जब योग में आएंगे तो ये कि हमारी आध्यात्मिक भी यात्रा हो सकती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक के रास्ते पे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कि अलग दिशा हो सकती है योग की। और जितना हमारा गुरुजनों के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से अनुभव रहा है कि योग से आप ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो सकते हो आप योग से। योग केवल एक ऐसी चीज़ नहीं कि हमने सुबह पार्क में आधा एक घंटा कर लिया, बल्कि अगर सही से समझेंगे तो योग हमारा पूरा जीवन है। योग में ये सभी बातें आ जाती हैं कि भाई किस प्रकार से हमें जीवन में रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, और फिर कैसे बैठ के आसन करने चाहिए और कैसे प्राणायाम करने चाहिए। हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूड है, अगर सही से समझ के इसको हम आगे करें अपने जीवन में। तो जो योग है और जो योगा है, योगा का मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ या समझ पाऊँ, इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग, आसन जो हम करते हैं। और योग क्या है? ध्यान लगाना, इसको योग कहा जाएगा? नहीं, देखिए ध्यान उसका एक पार्ट है योग का। ठीक है, मैं थोड़ा आपसे थोड़ा अगर आप ब्रेक डाउन करके बताएं तो इसे। देखिए, योग की जो शुरुआत पहले थी ना, योग बहुत वर्षों से हमारे देश में, हज़ारों वर्षों से, लेकिन ये योग अलग अलग था अपना, कुछ अलग किसी ने बना रखा, कुछ अलग। तो कुछ समय जैसे 2500 वर्ष पूर्व महर्षि पतंजलि ने इन सभी ग्रंथों को एक साथ इकट्ठा किया और बेसिक सी जो चीज़ें हैं ना चैप्टर वाइज बांट दी, ताकि जो समाज है वो अच्छे से समझ पाए। उसमें क्या किया उन्होंने, एक योग सूत्र नामक ग्रंथ लिखा, उसको 4 भागों में बांटा। उसके 4 चैप्टर थे, जैसे समाधिपाद, साधनापाद और कैवल्यपाद और विभूतिपाद। 4 पादों में बांट दिया। अब इस चैप्टर में जो योग करते हैं आसन वो भी इसमें आते हैं। जो दूसरा चैप्टर है साधनपाद, उसके अंदर आते हैं अष्टांग योग। ओके, कि केवल योग नहीं होता, वो अष्टांग योग होता है। और अष्टांग योग के 8 भाग हैं, मैं बताता हूँ आपको। अष्टांग योग में जो पहला भाग होता है उसका होता है यम। यम। दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, फिर होता है प्राणायाम, फिर होता है प्रत्याहार, फिर धारणा और फिर ध्यान आता है, और फिर समाधि। योग के 7वें नंबर पे जो चीज़ है वो ध्यान है, फिर उसके बाद समाधि है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान का ये कह सकते हैं कि भाई आप 5-10 मिनट आप आंखें बंद करके बैठते हो तो ध्यान है, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर योग की भाषा से ध्यान को देखें तो उसमें आप पहुँचे नहीं अब तक। उसके लिए पहले आपको 6 जो स्टेप है वो पूरे करने पड़ेंगे उस ध्यान तक पहुँचने के लिए। अब अगर देखें तो भाई लोगों को जिज्ञासा भी हो कि भाई यम क्या होता है, नियम क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आज बिल्कुल विस्तार से कह देते हैं। यम के अंदर भी 5 भाग हैं। यम का अर्थात ये है कि भाई व्यवहार कैसा हो आपका, कुछ काम ऐसे हैं जिससे आप अच्छे रहोगे। क्या आता है इसके अंदर? यम के अंदर है अहिंसा, सबसे पहला पार्ट है अहिंसा। दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्थेय, उसके बाद है ब्रह्मचर्य, उसके बाद है अपरिग्रह। यम के ये 5 भाग हैं जो सामान्य व्यक्ति को जो भी है अपने जीवन में उतारने चाहिए। अब इसमें अहिंसा क्या होती है वो भी ब्रेकडाउन है। अहिंसा वो होती है कि अपने मन, वचन, शरीर से किसी दूसरे प्राणी को किसी प्रकार की हानि न पहुंचाना, कष्ट न देना, वो अहिंसा है। जैसे महात्मा गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि अहिंसा के साथ उन्होंने काम किया, और लगभग जो कार्य सिद्ध होते हैं वो अहिंसा से अधिक हो सकते हैं। कहते हैं ना कि आप पूरी दुनिया लड़के जीत सकते हो, जीत नहीं सकते पूरी दुनिया। सिकंदर ने भी कोशिश की थी लेकिन वो क्या, लौट गया। लेकिन एक प्यार, प्रेम ऐसी चीज़ है कि सभी प्राणियों का दिल जीत सकती है।
बिना हथियार उठाए। तो वो चीज़ जैसे बताई गई अहिंसा में। दूसरा इसके अंदर है सत्य। अब सत्य भी दो प्रकार का होता है। एक सच बोलना, सच ही बोलना होता है कि जो हमने सुना, हमारी मन जो इंद्रियां देख रही है वो सत्य कहना। और दूसरा होता है कटु सत्य। सत्य तो बोलना जरूरी है भाई, हमने सत्य बोला, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कटु सत्य बोल देते हैं। जैसे सामने वाला लंगड़ा है, गूंगा है, बहरा है, उसको क्या कह देते हैं हम, ओए लंगड़ा इधर आ। एक तरीके से तो ये सत्य है, भाई लंगड़ा है तो लंगड़ा है, लेकिन उसको इस बात से कष्ट होता है तो ये कटु सत्य है। बस सत्य बोलो लेकिन कटु सत्य नहीं बोलना। किस तरीके से बोले कि उसको बुरा भी ना लगे। उसके बाद इसमें ऐसते। ऐसते का मतलब होता है दूसरे की चीज़ों को, दूसरे के धन को, दूसरे के ज्ञान को, उसके विचारों को न चुराना। चोरी मत करो किसी भी चीज़ की। मेहनत से अपना कार्य जो आप वो करो, जितना आपको मिले रखो। पर अगर हम किसी के विचार लेते हैं तो अगर उसके अच्छे विचार है तो एडमायर करते हैं तो ये अच्छी चीज़ है शायद। देखो विचार दो तरीके के होते हैं। जैसे किसी का विचार था, किसी ने अच्छी कोई टेक्नोलॉजी बनाई, किसी ने कोई आविष्कार किया, वो उसका विचार था, उसकी मेहनत थी, लेकिन हमने उस आविष्कार को चुरा लिया और हमने कह दिया हमने किया है, तो वो विचारों की चोरी हो गई। किसी के विचारों पे चलना वो उसका अनुसरण है, वो अच्छी बात है, ये अच्छे विचार हैं, फॉलो करो इनको जीवन में, वो अनुसरण में आते हैं। उसके बाद इसमें आती है हमारा ब्रह्मचर्य। आज के समय में इसके ऊपर बहुत टॉपिक मिलेंगे आपको, बहुत से इन्फ्लुएंसर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, काफ़ी इसके ऊपर बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य इसका पालन करो। देखिए एक होती है दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है कि भाई दिन में जो जो काम हम करें वो दिनचर्या हमारी। और एक होती है ब्रह्मचर्या। ब्रह्म माने जो सर्वश्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्मचर्य मतलब उस चीज़ का पालन करो अपने दिनचर्या में, तो ब्रह्मचर्य है। उसमें शरीर से, मन से, अपने जो है वीर्य की रक्षा करना। उसके बाद जो हमारे हाथ पैर हैं या हमारे कान, उनको भी बुरी आदतों से दूर रखना, वो भी ब्रह्मचर्य है। तो श्रेष्ठ चर्या हम दिन भर करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, वो भी ब्रह्मचर्य में आती है। दिन में हमने अच्छा काम किया, वो भी ब्रह्मचर्य है। तो इस प्रकार का ये ब्रह्मचर्य होता है इसी के अंदर। उसके बाद आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये है कि मान लीजिए आप कहीं खाना खाने के लिए गए, फ्री का खाना मिल रहा किसी को, वहाँ से उसने, उसके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन मतलब फ्री का खाना खा लेता हूँ, उसने भर लिया, उसमें से उसने 2 टूक खाए, उसको पता है फ्री का है, उसने बाकी फेंक दिया। तो उसने क्या कर दिया कि भाई अन्न का अपमान भी कर दिया, और वो जितना खाना था वो किसी ज़रूरतमंद को काम भी आ सकता था, वो वेस्ट कर दिया, वो वेस्ट भी कर दिया। तो इस प्रकार अपरिग्रह होता है कि अपनी जो आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का आप संग्रह ना करो। इससे आप भी लाइट महसूस करोगे, अच्छा महसूस करोगे जीवन भर में। अब और क्या करते हैं हम, पैसा कमाने की जब बात आती है, हमारे पास 1 लाख रुपए आ गए, हमारी सोच थी कि मैं महीने में 1 लाख रुपए कमाऊं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, आपने मेहनत की, 1 लाख कमाने लग गए। अब क्या करेंगे, अब अपने खर्चे पर डालेंगे। पहले आपका गुजारा 10,000 में हो रहा था, अब 1 लाख कमाने लग गए, तो अब आपका जो गुजारा है वो 1 लाख में होगा। अब आपकी और डिमांड बढ़ गई, अब नहीं मेरे को महीने में 10 लाख कमाने हैं। अभी अच्छी बात है, लेकिन फिर आप गए 10 लाख कमाने शुरू करें, फिर देखेंगे कि 10 लाख भी वैसे ही जा रहे हैं क्योंकि खर्चे बढ़ गए। और दूसरा क्या करेंगे कि दान दून नहीं करते। आप कमाओ, अच्छा कमाओ, कितना ही कमाओ, लेकिन बैलेंस से अपना शरीर रखो। और जो दान का जो बताया गया है ग्रंथों में भी, दशांश भाग दान करे, वो होता है परिग्रह में भी। तो दान भी करना चाहिए उसमें से, जो भी आप अपनी कमाई कर उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा दान में, कुछ दान जरूर करें। क्या योग या योगा से ऐसी बीमारी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं? एक मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। दूसरा, जो हमारे घरों में नॉर्मल आज के टाइम पे बीपी, शुगर, थायराइड और आपका मेंटल स्ट्रेस, ये कितने हद तक हम इसे कम या कंट्रोल कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं? और इसी के अंदर एक क्वेश्चन हो तो ये जब आप बताओगे तो मैं पूछ लूँगा कि
ख़त्म करने के लिए, इन सबको कम करने के लिए क्या करना है? मतलब खाना पीना क्या होना चाहिए हमारा, और योग या योगा क्या होनी चाहिए? देखिए, योग से तो लगभग बीमारियां ठीक तो हो ही सकती हैं, क्योंकि जो पहले के लोग थे उनके पास तो कुछ था ही नहीं, ना ऑपरेशन थे और कुछ था नहीं, तब भी ठीक होते थे, अच्छा जीवन जीते थे। और आज भी बहुत से आप अपने पास पास व्यक्ति देखोगे जो रेगुलर अच्छे से योग कर रहे हैं, जो अष्टांग योग को फॉलो कर रहे हैं, वो व्यक्ति आपको स्वस्थ मिलेंगे, समृद्ध मिलेंगे। तो बीमारियां छोटी हों या बड़ी हों, बीमारी बीमारी होती है। अगर उसको नहीं संभालेंगे छोटी बड़ी हो जाएगी, अगर हमने पूरी केयर कर ली तो बड़ी वैसे रह जाएगी। कई बार जैसे बीपी का नाम लेते लिया आपने, बीपी शुगर, ये आज के टाइम एक ट्रेंड हो गया, कॉमन चीज़ है जो हर घर में होती ये है। कॉमन चीज़ें हो गई और लोग इसको समझ नहीं रहे। फिर भी बहुत से लोग तो बिना दवाई के भी ठीक हो रहे हैं इनसे, और कुछ लोग पूरा खर्चा लगा के जीवन भर की कमाई लगा रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहे। उसके पीछे कारण है कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे भी बीमारी क्या है मेरे को। बीपी लो होता है, हाई होता है, उसके बाद ऐसा होता क्यों है? मुख्य बात यह है कि बीपी जब लो होता है, जब हमारी नस नाड़ियाँ फूल जाती हैं, सर्कुलेशन कम होगा हमारे खून का, मेन बात तो ये है। और कम होगा सर्कुलेशन तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो कम बनेगी, शरीर में हरकत रहेगी, इसलिए बीपी लो गलत है। बीपी हाई में क्या होता है, जैसे नलकी है, जैसे हम पानी की नलके लगाते हैं मोटर से, मोटर हमारा दिल हो गया, नलकी से हम पानी से गाड़ी धो रहे हैं अपनी, तो जैसे खुली है तो पानी ऐसे आएगा नॉर्मल, उसको आप ऐसे भेज दो, धार बन जाएगी लंबी, तो उसकी धार बनेगी, प्रेशर आ जाएगा। तो प्रेशर आया वो मतलब बीपी आई। इसका मतलब हमारी नस नाड़ियों में कहीं ऐसी रुकावट, ऐसा प्रेशर है जिससे बीपी हाई दिख रहा है। अब मैं कहूँ भाई नलकी में से, भाई आप ऐसे दबा रहे हो, भैया कैसे पानी आया, अब भाई इसको ठीक करो आप, मैं कहाँ से क्या करूँगा? वो अंगूठा हटा लूँगा बस, ये थोड़ी मोटर बंद करूँगा या मोटर खोल लूँगा चेक करो इसको, बस वहीं से अंगूठा डालेंगे वो वापस ऐसे नॉर्मल पानी। तो शरीर के अंदर भी ऐसे नस नाड़ियाँ, उसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है, वो दब जाता है तो बीपी हाई, ज़्यादा खुल जाता है तो बीपी लो, ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है शरीर के अंदर तो बीपी लो हो जाता है, क्योंकि नस नाड़ियाँ लूज हो जाती है वहाँ से। तो चीज़ें हैं, उसको केवल समझना है। दूसरा की चिंता, तनाव, कोई लोग ज़्यादा ओवर थिंक करता होगा, या ज़्यादा घर ही घर में रहता होगा, या ज़्यादा किसी से बात नहीं करता होगा, ऐसे व्यक्ति को बीपी हाई होता है, हार्ट अटैक से मरता है वो, क्योंकि इतना तनाव बन जाता है उसके शरीर में, जिससे उसका दिल, नस नाड़ियाँ सभी संकुचित हो जाती हैं, रुकावटें पूरे शरीर में हो जाती हैं उसको, फिर एकदम से उसकी ऐसे भाई हार्ट अटैक हो गया, इसका गया, हार्ट फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसने तनाव को अंदर रख लिया अपने, दवाई खाता रहा बीपी की दवाई खाई, फिर वही चिंता तो वही की वही है, बस गोली खा ली, फिर चिंता वही की वही है, ऊपर से जो गोली का साइड इफेक्ट होना था वो भी हो जाता है कुछ ना कुछ। तो वो चीज़ें कि लोग ठीक नहीं हो रहे। इसको समझने के लिए भाई बीपी शुगर, अगर इसको हम देखें, कोई बीमारी लगा लो, चाहे आप थायराइड लगा लो, मोटापा, जो आज की खास बीमारियां हैं, जोड़ों में दर्द है, सबसे पहले आप शांति से बैठ जाओ अपनी जगह पे, कहीं भी सब कुछ भूल जाओ, फ़ोन वगैरह सब कुछ बंद करके शांति से बैठ जाओ, आंखें बंद करो और ध्यान से ये सोचो समझो कि मेरे को दिक्कत हो क्यों रही है, ऐसा क्या कारण है मेरे को दिक्कत होती जा रही है। आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिक आपको संदेश देगा, क्योंकि दिमाग तो तैयार बैठा है आपको ठीक करने के लिए, लेकिन आप तैयार नहीं होते, केवल भटकाव में रहते हैं। आज यहाँ से दवाई ले आए, एक दिन दवाई खाई, आराम नहीं हुआ, दूसरी जगह चलो, तीसरी जगह चलो, ऐसे ऐसे लाइन चलती रहती है। लेकिन बैठ के एक जगह विचार करेगा व्यक्ति कोई भी, तो उसको पता लगेगा कि हाँ मेरे को इस चीज़ से दिक्कत हो रही है, मेरा कारण ये है, मैंने उस दिन ज़्यादा खाना खा लिया था, उस दिन से दिक्कत शुरू हुई है, या मैं चिंता कर रहा हूँ ज़्यादा, इससे मेरी दिक्कत हो रही है, उसको पता लगेगा खुद भी। उसके बाद वो जो कारण है उसको छोड़ दो, बस बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और जो अष्टांग योग उसको फॉलो कर लो, यम नियम को फॉलो करो, नियम भाई प्रत्याहार प्राणायाम करेंगे हम, ये चीज़ें फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिक ठीक रहेगा, कोई बीमारी हो चाहे उसमें। कुछ जैसे इसके अलावा भी कुछ ऐसी, अगर मैं योगा के बारे में बात करूँ जिसको लोग ज़्यादा समझते हैं, जिनको करने से, आपने अभी अष्टांग बताए, सब योग बताए करने से, बट
जैसे जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, बहुत लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, टाइम नहीं है या निकालना नहीं चाहते, क्या घर पे बैठ के कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जिनसे हमारा जो मेंटल पीस मतलब मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो सके, और साथ साथ जो हमारी ये छोटी मोटी बीमारी है इनको हम कंट्रोल कर सके, और खान पीन पे भी कैसे ध्यान रखना है? ये 2 चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट आपसे पूछनी है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, जैसे आपने कहा कि पहले मेंटल पीस ज़रूरी है, और आज के समय ज़रूरी भी सबसे पहले यही है, क्योंकि सारा जो हमारा शरीर है चलता ब्रेन से ही है। जो ब्रेन ऑर्डर देता है, कार्य करता है, वही करता है शरीर। तो ब्रेन की शांति के लिए, रिलैक्स के लिए क्या करना चाहिए? मुख्यतः हम देखते हैं कि जो फ़ोन से थोड़ा दूरी बना के रखो, पहले तो टीवी से दूरी बना के रखो, ज़्यादा डाटा अंदर डालो मत, इसके डेटा मत भरो। आज के समय लोग क्या गलती कर रहे हैं, जैसे मेरा काम योग का है, मैं योग करता हूँ, योग सिखाता हूँ, योग से साथ मेरा जीवन है, लेकिन मैं क्या करूँगा, अब मैं रील स्क्रॉल करूँगा, उसमें कई डांस की आएंगी, कुछ म्यूजिक की आएंगी, कुछ कॉमेडी आएगी, बदलती रहेगी, हर सेकंड बदलती रहेगी। अब इसमें कोई इमोशनल सीन आ गया, रोने का आ गया, फिर खुशी का आ गया, फिर क्रोध का आ गया, फिर मोटिवेशनल आ गया। स्क्रॉल करते 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 4-5 घंटे हो जाते हैं बैठे बैठे लोगों को। अब उससे क्या हुआ, चीज़ें वैसे नहीं होती। हमने उस चीज़ को अगर देखा है तो समझ आया, तो वो डाटा हमारे दिमाग में स्टोर हो गया बिना बात का। दूसरा डाटा क्या करते हैं लोग, जैसे कई बार आज देखते हो भाई फलाना एक्टर एयरपोर्ट पे देखा गया, उसकी फ़ोटो देख, लोग देखते हैं उन चीज़ों को, पता क्या करते हैं उसका। मान लो कोई एक्टर है एयरपोर्ट पे है, तो उससे क्या मतलब हमारे को, हमारे काम से क्या मतलब है उस चीज़ का? तो जो बिना बात का डाटा है ना, वो दिमाग में भर रहे हैं लोग। मुख्य कारण यही है। जब डाटा बिना बात का भरा होगा, उसके अंदर कुछ वो कुछ वो कुछ वो, जब वो सही से अपना कार्य करने बैठेगा ना, उसके अंदर वही चीज़ें घूमेंगी। उसको कभी वो उर्फी जावेद दिखेगी, कभी कुछ दिखेगा, उन्हें दिखता रहेगा, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। और जब अपने काम से फोकस कम हो जाएगा उसको, तो उसको क्या होगा, चिड़चिड़ महसूस होगी दिमाग में। उसको पता नहीं मैं क्या करूँ मैं। कारण तो वही है, ज़्यादा डाटा स्टोर कर लिया, खुद का काम का डाटा कम कर दिया, उसकी नॉलेज कम कर दी, फोकस कम कर दिया। अब उससे वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, पहले तो तनाव में रहेगा, ऐसे क्रोधित हो जाएगा वो, और उससे उसका मेंटल पीस खराब होगा। फिर मेंटल पीस खराब हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो दवाइयाँ खानी शुरू कर देगा उसकी। लेकिन कारण क्या है, बिना बात का डाटा स्टोर करना। डाटा वही स्टोर करो अपने दिमाग में जो हमारे लिए उचित है। अगर आप इस मार्केटिंग जैसे पॉडकास्ट जुड़े हुए, तो आप पॉडकास्ट की बातें करोगे, ऐसी चीज़ें देखोगे भाई इससे कैसे अच्छा लग पॉडकास्ट बनाया जाए, कौन सा गेस्ट ऐसा जो अच्छे से चीज़ों को पेश कर पाए। अब आप बैठ के करना आपको पॉडकास्ट है, और आप बात करो कुछ और, आप बात करो एक्टिंग की, मुझे भाई एक्टर की वीडियो देखो, व्लॉग देखो, व्लॉग, उससे क्या मतलब है? तो सही डाटा सही टाइम पे अपने दिमाग में स्टोर करो, उस पे मंथन करो, और अपने जो काम करते हो ना, आप कोई भी कर्म करते हो, पूरा फोकस उस काम पे रखो आप। बस आधी पीस तो वही होगी, उसके बाद आधी बची, उसके लिए आप सुबह 4 से 6 के बीच में उठो। सबसे बढ़िया टाइम ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोला जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन का लेवल है सबसे अधिक होता है। जो प्रकृति माँ की आवाज़ें वो आपको सुनाई देती हैं, कुछ पक्षी बोलते हुए सुनाई देंगे। असली जो प्रकृति है वो उस टाइम पे होती है। उस टाइम बैठ के केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर दो, कुछ नहीं करना, कुछ योगा नहीं आता, कुछ प्राणायाम, कुछ नहीं, बस भूल जाओ सब चीज़ें। सिर्फ खुली जगह में बैठ जाओ, खुले खुले वस्त्र पहन के, सिर्फ अपनी जो सांस आती जाती है ना, इस पर ध्यान दो। खींचनी भी नहीं है सांस पर ज़्यादा, बस ध्यान देना शुरू कर दो। पूरा फोकस इस सांस पे, भाई सांस अंदर गई, भीतर अंदर तक, फिर बाहर आई, इतना फोकस करेगा ना वो, उससे क्या है, उसका आज्ञा चक्कर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जब आज्ञा चक्कर बैलेंस होगा तो ब्रेन को बैलेंस करना शुरू कर देगा वो, ऑटोमेटिक उसको शांति मिलेगी। और कुछ चीज़ें जो जीवन में उसको दिन में नहीं करनी, वो चीज़ें छोड़ दे, अवॉइड करें उनको। क्या अवॉइड करना है? उठते ही फ़ोन देखना, कुछ भी इम्पोर्टेंट हो, चाहे आपकी 1 करोड़ की मीटिंग हो, उस टाइम छोड़ो। उठते ही इसने फ़ोन देखना शुरू कर दिया, ये लगा लो उसके जीवन का अंत नज़दीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मर जाएगा, लेकिन जो शरीर है डैमेज होना शुरू हो जाएगा। या सुबह उठते ही जो अखबार पढ़ते हैं, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। अखबार पढ़ेंगे तो उसमें क्या खबर है, अलग अलग टाइप की खबर। सुबह उठे उस टाइम हमारा ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है,
हमें सुबह उठते ही क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए मैं बताऊं, जैसे आप सुबह उठते हो, अभी ऐसे 6 बजे उठो, 5 बजे, कोशिश करो 4 से 6 के बीच में उठो। जैसे ही आपकी आंखें मतलब खुलनी हो, आप पहले उठ जाते हो, आंखें बाद में खोलते हो। पहले उठ के आप वैसे लेटे रहते हो सिंपल, बस आंखें बाद में खुलती हैं। तो उस बीच में जब आंखें बंद हैं तो उस समय सिर्फ अपने हाथ जोड़ के परमात्मा का धन्यवाद करो कि आज मैं ये नया सवेरा देख पाया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो सवेरा देख ही नहीं पाए। सबसे पहले अचीवमेंट तो आपकी यही होगी कि आज आपका मैं धन्यवाद करता हूँ परमात्मा कि मैं ये दिन देख पाया, और मुझे उम्मीद है कि आपके आशीर्वाद से जो मेरा आज का दिन है बहुत अच्छा बीतेगा और मैं अच्छा कार्य कुछ करूँगा। ये मन में सोचा उसने, आंखें खोले, उठेगा। इस समय ये बातें उसको क्यों बोलनी चाहिए? क्योंकि जब हम न तो नींद में होते हैं और न जागे हुए होते हैं, तो उस समय हमारा जो माइंड, सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। उस टाइम जो उसके द्वार खुले होते हैं, उस टाइम को डाटा डालेंगे उसके अंदर, हम अच्छा डाटा वो सेव करेगा। अगर उस समय हमने कहा कि हे परमात्मा ज़रा धन्यवाद करते हैं, तो धन्यवाद करना ही एक बहुत अच्छी एनर्जी बनाता है हमारे शरीर के चारों तरफ। किसी का धन्यवाद करना तो सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी वो चीज़। और धन्यवाद भी हम किसका कर रहे हैं? परमात्मा का, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। तो वहाँ तक कनेक्शन बन जाएगा ऑटोमेटिक। 1 सेकंड के बाद धन्यवाद करो। उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलो, बैठे हो जाओ। डायरेक्ट ऐसा नहीं उठते चल पड़े, पहले उठ के अपनी जगह पे बैठो, क्योंकि सीधी कमर करो ताकि जो हमारा सर्कुलेशन अच्छे से बने। क्योंकि जब लेटे थे हमारा सर्कुलेशन ऐसे था, पहले बैठे हो सर्कुलेशन अपने हिसाब से होगा। फिर आप उठ के सबसे पहले पानी पियो, चाहे आप आधा गिलास पियो, 1 गिलास पियो, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कितना आपने भाव है, कितना भाता है आपको, उतना ही पानी पियो घूट घूट करके बैठ कर। बस दूसरा काम इसमें क्या हो गया, जो सुबह लार बनती है अपने एक सलाइवा, अगर रात को ब्रश करके सोए हो तो ही पीना ये। अगर रात को वैसे चावल भात खा के वैसे खराब मुँह है सो गए तो सुबह नहीं, फ़ायदा नहीं इसका। रात को ब्रश करो सोने से पहले, और फिर सुबह जब उठोगे जो लार होगी अपनी, फिर आप पानी पियो घूट घूट करके। वो लार क्या करेगी, हमारे पेट के अंदर जाके एक परत बनाएगी। क्योंकि जो हमारा पेट है, स्टमक, उसके अंदर HCl है, एसिड है जो खाने को पचाता है। अगर वो इस प्रकार से लार अंदर जाएगी, परत बनाएगी, तो जो एसिड से हमारे पेट की मसल्स की रक्षा करेगी वो लार परत पूरे इसके अंदर तक, पूरी खाने की नली, फिर पेट। दूसरा फ़ायदा हो गया, कुछ नहीं किया ना, सिर्फ पानी पिया है घूट घूट करके, बस। उसके बाद फ्रेश हो गए। फ्रेश होने से पहले क्या करो, देखिए आज के समय एक दिक्कत और है लोगों को, पेट साफ की। लोग का पेट साफ कभी होता है कभी नहीं होता, सही तरीके से नहीं हो पाता। वो पता ही लोगों को पेट साफ क्यों नहीं हो रहा है। और कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी लूज मोशन है, और कभी रोज़ कुछ ना कुछ दवाई लेते हैं पेट साफ करने की। ये भारतीय घरों में दिक्कत ज़्यादा हो रही है आज के समय। और कुछ साल अगर पहले चले हम, जब ये चीज़ें, टॉयलेट जब हमारे बाहर होते थे, दूर होते थे, बड़े बड़े घर थे, थोड़ी दूर होता था हमारा टॉयलेट। जैसे यहाँ हमारा कमरा है, थोड़ी दूर जाना पड़ा करता हमने। या बोलते थे भाई घेर घेर में है बाथरूम, आ जाओ। उठते थे, पानी पीते थे, फिर वहाँ तक जाते थे वो। इसका एक लॉजिक था। लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखिए जब आप उठते हो हमारा सर्कुलेशन अलग होता है, सोने के बाद सुस्त होता है, वो धीरे धीरे जागता है। जैसे ही आप सो रहे थे, मैंने आपको उठा दिया, उठाते बोला वो यो काम कर, कंप्यूटर की आपको शायद कुछ नॉलेज दे दी, ये फाइल लगानी, तो आपको ध्यान भी नहीं क्या करना है। आप बिल्कुल सुस्त नींद में थे, उठे एकदम से काम देखा क्या था, समझ में नहीं आता, क्योंकि दिमाग उस टाइम एक्टिव कम है, शरीर के जो ऑर्गन है उसमें ऊर्जा कम है उस टाइम पे तो। लेकिन जब हम उठे, चल के वहाँ तक गए, हम चलते हैं तो हमारे पैर और जो आते हैं ना, वो ऐसे कुचन करते हैं, ऐसे जो वो प्रेशर ऐसे डालेंगी, जो हमारा मल होगा उसको निकाल लेंगी। जाके दूर जाओगे, पेट साफ करोगे तो पेट साफ जल्दी होता था। ये लॉजिक था इसके पीछे कि भाई दूर बाथरूम होना चाहिए ताकि आप चल के जाओ वहाँ तक और आपका जो पेट है वो हिले, आते आपकी हिले। अब तो खैर घर में ही या अटैच बाथरूम होता है, तो शायद लोगों को वॉक करनी चाहिए उठने के बाद थोड़ी देर। अगर अटैच बाथरूम है तो उठे, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो शरीर के ऊपर नीचे हाथ करके, और थोड़ा टहल लो आगे पीछे, थोड़े घूम के,
फिर प्रेशर जो बनेगा सही प्रेशर तब जाओ। कई बार लोगों को प्रेशर भी नहीं होता लेकिन वैसे ही जाके बैठ जाते हैं और साथ में एक बड़ा वो फ़ोन लेके वो भी बैठ जाते हैं और फिर पूरा दिन ऐसे ख़राब समूह बना के बैठे रहेंगे या कार्य मन नहीं लगेगा उनका। क्यों? क्योंकि पेट साफ है नहीं, आंतों में गैस है, वो ऊपर उठ रही है, सिर में दर्द करेगी, बेचैनी करेगी, घबराहट करेगी, दिल की बीमारियाँ करेगी, सिर्फ कब्ज। आयुर्वेद में कहा गया है कि जो कब्ज है बीमारियों की माता है, बीमारियों की माँ है कब्ज। लेकिन लोग इसको समझते नहीं, इसको वैसे अवॉइड करते हैं, कुछ गोली ले ली, दवाई ले ली, नीचे नॉर्मल हो गए तो। लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या है कि बड़ा पहाड़ ले लेती फिर वो चीज़ें। कब्ज भी वैसे की वैसी है, उससे कोई 50 बीमारी उसको और हो जाती हैं शरीर में। वो बीमारियों की शुरुआत वही शुरुआत होती है आंतों से ही, वहीं से हमारा खाना पचता है और वहीं अगर वही चीज़ मल पड़ा है तो क्या सफाई होगी। तो मेन कारण यही है कि किसी को है तो पहले थोड़े वॉक करो, उसके बाद पेट साफ होगा। पेट साफ होने के बाद जब आप आओ उसके बाद आप कुछ योग और प्राणायाम करो। योगा कौन से करोगे आप? अपने बीमारी के अनुसार। आप देखो मेरे लिए क्या सूट करता है, वो आप कुछ आसन चुन लीजिए अपने भाई। जैसे स्ट्रेचिंग, सूक्ष्म व्यायाम हो गए तो करो आप। उसके साथ कुछ मुख्य आसन जो आप कर सकते हो डेली लाइफ में वो आप देख लीजिए। आपको बहुत सी वीडियो भी मिल जाएंगी, वो देखेंगे तो उसमें कुछ मिलेगा आपको, भाई सर्वाइकल के लिए ये है, चलिए कर लेते हैं। बेसिक सी कर ले उस टाइम तक ताकि शरीर खुले, मांसपेशियाँ खुले। उसके बाद बैठ के ध्यान लगाएं, मान लो 15 मिनट 20 मिनट, शुरुआत जितने अच्छे से हो सके, जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी होती इसमें। मान लो 5 मिनट बैठ सकते हो शुरुआत में तो 5 मिनट बैठ जाओ, आराम से सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करो। जितना ध्यान दोगे उतना शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा और आपको एक एनर्जी फील होगी पूरा दिन। वो कहते हैं ना कि जो शक्ति हमारी प्राण शक्ति है सब कुछ, तो उससे क्या होगा, हमारी प्राण शक्ति मजबूत होगी और शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी। ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो ब्रेन के लिए भी अच्छा है। हाँ। जैसे गाड़ी का फ्यूल पेट्रोल है, ऑक्सीजन दिमाग का फ्यूल है। जितना ज़्यादा फ्यूल होगा उतनी जल्दी ये काम करेगा, हेल्दी रहेगा, एक्टिव रहेगा। जितना हेल्दी अच्छा रहेगा उतना बढ़िया फोकस से काम करेगा, और फोकस से काम करेगा तो चिंताएं भी कम होंगी। वो चीज़ें तो ना। तो क्या योग से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए हैं पर्सनल लेवल पे या समाज के हिसाब से? और योग ने आपको कितना बदला, आपकी पर्सनालिटी को? और क्या योग ने आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है? देखिए, योगा किसी के लिए हो सकता है कि मैं सुबह 1 घंटा 2 घंटा योग करते हूँ, लोग अच्छे से कर भी रहे हूँ। लेकिन अगर मैं पर्सनली जाऊँ तो योग तो मेरे लिए दूसरा जीवन है। क्योंकि पहला जीवन तो मैं पैदा हो गया, लेकिन जब मैं बताऊँ 2011 की बातें हैं ये, कि 2011 में जब हमारे पास रहने को जगह हुई थी ढंग से कुछ, और हम वहाँ पे रहते थे जहाँ पे पशु बांधते हैं, डांगर, इसको हरियाणा में बोलते हैं, डांगर बांधा करें। और जहाँ डांगर बंधे, जैसे पशु यहाँ बंध रहे हैं, भैंस बनती है यहाँ पे, वो भी हमारी नहीं किसी और की थी, क्योंकि हम किसी और की जगह पे थे वो भी। तो वहाँ भैंस बनती थी और उसके साइड में उनका खोर भी वहीं थी, खाना जहाँ पे वो चारा डाल जाकर उनका। उसके पीछे जो छोटा सा दरवाज़ा लगा के वहाँ पे तूड़ा था, और तूड़ा पता हुआ गर्म होता तूड़ा आपको, तो उसी के पास हम रहा करते। वहीं पे 2 खाट थी, खाट इसको पलंग बोलते हैं, तो उस पर हमारा सोना था, वही हमारा बेडरूम था, और फिर वही हमारा वो नहाने का स्नान घर भी वही था, और किचन हमारी किचन भी वही थी। तो काफ़ी मतलब इस प्रकार का एक कह लीजिए ख़राब सा जीवन था बिल्कुल। और उसी के साथ फिर मेरे को पीलिया हो गया, 5वीं क्लास में था उस टाइम पे मैं, 2012 में। तो पीलिया हो गया मेरे को। उसके बाद इन्फेक्शन हो गया ज़्यादा, आंतों में इन्फेक्शन हो गया, और काफ़ी जगह इलाज लिया, करवाया भाई जितना हम करवा सकते थे, क्योंकि ज़्यादा पैसा तो था नहीं हमारे पास कि बढ़िया हॉस्पिटल में लेके जाएं इसको या अच्छे से इलाज करवा लें इसका। जहाँ पे सरकारी में जैसे आसपास ये सिविल होते हैं हमारे, वहाँ पे इलाज करवाया हमने, तो कुछ उससे राहत मिली नहीं।
दिक्कत बढ़ती चली गई। जो वोमिटिंग थी उसकी मात्रा ऐसे रही कि थोड़ा बहुत पानी पीता है, 1-2 घूंट तो वापस आता हो, गला सूख गया, मतलब ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे ये तो ये जाने वाला है। डॉक्टरों के पास गए, उनसे बात की, भाई क्या हो गया, ये जैसे मेरे मामा जी वो सभी आए, भाई क्या हो गया, देखो ठीक हो सकता है नहीं हो सकता। तो डॉक्टरों ने कहा भाई अब इसको आप इसकी सेवाएं कर लो थोड़े दिन, क्योंकि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया इसकी आंतों में, फूड पॉइजनिंग भी होगी, इसका जो खाना है ना सारा बनता वो जहर बन रहा है अंदर। जैसे मैं कुछ खाता तो अंदर जाके जहर बनना शुरू कर दिया उसने। तो इस अवस्था में घर वाले भी परेशान, क्योंकि भाई मैं एक लड़का, खुद एक ही लड़का हूँ मैं घर वालों को, और एक मेरी सिस्टर है। तो उनको लगा भाई क्या है, करें कोशिश करें, तो वही है भगवान जिसको भेजता किसी को भेजता ही है। फिर हमारी मुलाकात हुई एक वैद्य जी गुरु जी से, जो प्राकृतिक इलाज कर रहे थे अपना बढ़िया से। तो वहाँ पे हमने प्राकृतिक इलाज करवाया, योग से भी, आयुर्वेद से भी, और जो उन्होंने अपना इलाज किया अपने तरीके से। उसमें 5 से 6 महीने का समय लगा। इलाज करते करते धीरे धीरे ग्रोथ शुरू हुई। जैसे पहले महीने लगा लो घर वालों को भाई कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन जैसे दूसरा महीना आया तो दोबारा स्थिति डाउन चली गई थी एक बार, वैसी स्थिति दोबारा हो गई। फिर चिंता और हो गई, भाई यहाँ से भी आराम नहीं लग रहा है, अब क्या करें। लेकिन वैद्य जी ने समझाया कि भाई ये आयुर्वेद योग है, एक बार हो सकता है ऐसा, लेकिन वैसी स्थिति नहीं होगी इसकी। तो भाई हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था, भाई क्या करें। और ऐसा तो नहीं था भाई हमारे पास पैसा हम दिल्ली गुड़गांव ले जाऊँ उठा के इसने, तो करवाना तो भाई क्या करें। घर वालों ने सोचा यार जी लेगा मर जाओगा, क्या करें भाई, इससे ऊपर क्या कर सका हम, भगवान के भरोसे अब तो हम। तो उन्होंने इलाज अपना शुरू किया। फिर तीसरे महीने से ग्रोथ डबल हो गई, दूसरे महीने में कम हुई, तीसरे महीने जैसे आया तो अच्छा जैसे फील होना शुरू हो गया। खाना पीना अंदर जाने लग गया, पानी रोटी कुछ खाना लग गया मैं। तो उससे लगा भाई अब ठीक हो सकता। तो इस प्रकार 6 महीने फिर 1 साल तक इलाज चला था सारा ये, उसमें मैं ठीक हो गया। फिर दूसरा जीवन था मेरे लिए, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था भाई ये इसकी आप ऐसे करो, क्योंकि इसका अंदर खाना जहर बन रहा है, ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया शरीर में, अब ये ठीक नहीं हो सकता। तो हमने खुद योग से जुड़ के पहले और प्राकृतिक इलाज जब हमने लिया तो हमें लगा भाई ये तो जीवन है, कम खर्चे में इतना बढ़िया इलाज हो गया, जैसे मृत्यु से वापस आ गया। तो भाई तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो मैंने उसी समय कहा कि भाई मुझे भी ये चीज़ सीखनी है भैया। उस टाइम मेरे को अच्छी लगी चीज़ें, और वहीं पे मैं उसी समय से मेरा लगाव था कि मैं इसी चिकित्सा में, यही अच्छा मतलब समझ में था उतने मेरे को भाई ये काम अच्छा है, कुछ ना कुछ बढ़िया है। ये नहीं पता था उस टाइम में भाई है क्या ये चीज़, लेकिन लगा भाई ये चीज़ अच्छी है। उस टाइम इतनी नॉलेज थी भाई जो डॉक्टर वैद्य जी हैं ये बढ़िया इंसान है, इन्होंने मेरे को बचा लिया, इतना मेरे को ध्यान था भाई चीज़ें ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे से कुछ स्थिति ऊपर उठाने की कोशिश की हमने, क्योंकि पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी ऐसा खास कुछ था नहीं, बचा था कुछ हम कर सकें अपने जीवन में, दिहाड़ी मजदूरी के अलावा ऐसा कुछ था नहीं। तो फिर धीरे धीरे मैंने सोचा भाई ये चीज़ क्यों ना करूँ मैं। जैसे 8वीं 9वीं क्लास में आया, पहले भी शुरुआत कर दी थी, फिर उस समय और इच्छा हुई, समझ में आने लग गई थी भाई ये योग है। फिर योगा समझा, उसको करना शुरू किया, अपने जीवन में उतारा, गुरु जी से मिला। और उसके बाद जैसे अलग अलग संत महात्माओं के पास लेके गए गुरु जी, जैसे जाते रहते तो उनके मैं साथ जाता था, जयपुर में, हमारे गाज़ियाबाद में। तो मैं जाता तो उनसे मिलता, कुछ सीखता, अच्छा लगता। तो चीज़ें सीख के मैंने अपने जीवन में उतारी, सारा कोर्स भी कर लिया फिर साथ में। जैसे 10वीं के बाद मैंने कोर्स भी किया था अपना ये। जो कोर्स किया उसके बाद जैसे स्थिति कुछ ठीक होनी शुरू हुई। जैसे जो हम पहले वहाँ पे रहते थे पशु वाले, वहाँ में जहाँ पे डांगर साथ में थे, हम भी वहीं रहते थे। उसके बाद इतना चेंज हो गया कि भाई हमने एक वो कमरा लिया अपना, एक छोटी जगह थी गाँव में। तो ऊपर भाई 4 दीवारी होगी उसको, वो टीन होती है जो टीन लगा ली उसमें। इतना था भाई कुछ अपने में तो आए कम से कम। वहाँ तो मतलब गर्मी में, क्योंकि पशु है तो उसमें इतनी गर्मी पहले होती है। और जब कहीं पे जाना हो कोई को हो तो फिर जब किसी को नहाना होता तो मतलब सभी को बाहर लेकर ना होता, पहले बाहर जाओ फिर एक नहाता फिर बाहर, ऐसे मतलब खाट उठा के वही बाथरूम था, फिर डाल दे बेडरूम था। तो मतलब इस प्रकार की एक ज़िंदगी जी। और उसके बाद जब इस चीज़ से मेरे को इलाज भी मिला, और उसके बाद करते करते भाई कुछ पैसा भी आना शुरू हुआ है इससे, क्योंकि लोग जब हम जाते कहीं पे इलाज करते तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इसके पैसे भी देते हो सहयोग में, भैया आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें दिया करते कुछ ना कुछ, वो देते। तो उनसे कुछ काम चलना शुरू हुआ, कुछ स्थिति सुधरनी शुरू हुई।
और उसके बाद धीरे से हमने कुछ और अपना काम डाल लिया, या योगा क्लास शुरू कर दिया हमने, तो उससे लोगों का जुड़ाव बना। जैसे हमने कई 100 200 400 लोगों को क्लास से जोड़ लिया अपनी, तो वहाँ से इनकम शुरू हुई, लोगों ने पैसा देना शुरू किया वहाँ से, भाई आप पैसा रखो। तो इस प्रकार करते करते कुछ स्थिति में सुधार आया, और आज मैं 23 साल का हो गया। तो भगवान की कृपा से दूसरा जीवन भी पा लिया मैंने योग से, और योग से ही मैं आर्थिक रूप से मजबूत भी हो गया। योगा से, प्राकृतिक चिकित्सा से भाई इलाज कर करके हमने पैसा भी कमाया है, कोर्स भी कंप्लीट कर लिए चीज़ों के। मेरे लिए अगर पर्सनली है तो मतलब योग ने मेरे को ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी वैसे भी दी है, और एक स्थिति वाइज देखिए आज के समय परिस्थिति से निकालने का काम भी योग ने मेरे लिए कराया है। तो योग आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जोड़ता है? देखिए, योग मेरे को आध्यात्मिकता से पहले नहीं जोड़ता था। जब मैं 20 साल का था, 20 साल तक मैं सिर्फ इतना था कि योग करो, लोगों को बताओ, क्योंकि इससे इनकम है मेरा घर परिवार चलाना मेरे को, क्योंकि मैं अकेला लड़का हूँ घर में, और मेरे को स्थिति सुधारनी है, मेरे को एक जीवन नहीं जीना है साहब। अगर गरीब भी देखिए सबसे बड़ा कलंक है। आप कुछ पाप कांड कर दो जीवन भर में, आपके पास पैसा तो आपकी इज्जत होगी, चाहे आप किसी का मर्डर कर दो तो आपकी इज्जत है। लेकिन गरीब भी ऐसा कलंक है, वो किसी को कुछ कहता नहीं ना, फिर भी वो बुरा लगता लोगों को, भाई गरीब है दूर रहो इससे। तो ऐसा चीज़ तो 20 साल तक था नहीं, लेकिन अब 2-3 साल से जैसे स्थिति अच्छी हो गई, घर गाड़ी सब पैसा हमने कर लिया अपने भगवान की कृपा से, सब अच्छा हासिल हो गया। तो अब क्या करता हूँ मैं, जब योग करता हूँ तो मैं भी जैसे आसन कम करता हूँ, मैं आसन से मैं बहुत कम करता हूँ, थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग करता हूँ जो लोगों को बतानी होती है, क्योंकि हमने अब कुछ वो जो हमारे स्टूडेंट थे वो सिखाने लग गए लोगों को, तो चीज़ें हो गई। अब जब सुबह या शाम को जैसे मैं ध्यान लगाता हूँ, सुबह 3 बजे उठता हूँ मैं, 3 बजे उठ के मैं मुँह धो के बिना फ्रेश हुए, वैसे जब जहाँ पे लेटा हुआ होता हूँ ना, सिर्फ वहीं पे आँख खोल लेता हूँ, बस लेटा लेटा मैं कुछ ध्यान लगाता हूँ अपने शरीर के ऊपर, अपने पूरे शरीर के ऊपर मैं ध्यान लगाता हूँ, जब नीचे से ऊपर तक ये मेरा ये शरीर है, यहाँ तक ये चक्कर है सब कुछ। तो उसमें एक ऐसा कनेक्शन होता है कि भाई कुछ कनेक्शन है ऊपर वाले से, कुछ कनेक्शन है कि भाई है। उसके बाद सुबह हमारी क्लास क्लोज होने के बाद दिन भर काम करते हैं, तो शाम को जैसे सोते हैं ना, सोते टाइम फिर मैं ध्यान लगाता हूँ। स्पेशल मैं बहुत कम बैठता हूँ, कैसे बैठ के ध्यान लगाऊँ। जैसे रात को सोने का टाइम हो गया, शांति हो गई, तो जब लेटे हैं ना, तो उस समय मैं ध्यान लगाता हूँ कि भाई ये आ गया चक्कर है, लगा के सारा ध्यान। फिर मैं देखता हूँ जीवन में या मैंने क्या हासिल किया है, या क्या अच्छा किया, या मैं किसी के काम आया हूँ, मैं किसी का मैंने भला किया हो, तो चीज़ें याद आती हैं ऑटोमेटिक, भाई इसका तूने भला किया, इसका अच्छा किया। और उस टाइम पे जब ध्यान लग जाता धीरे धीरे करते करते, मान लो मैं 9 बजे लेटता हूँ सोने के लिए, तो मैं सोता हूँ 11 से 11:30 बजे, तो इतना लंबा ध्यान ऑटोमेटिक लग जाता, ना नींद आती और जगता भी रहता हूँ। दोनों बीच की अवस्था में रह के जब ध्यान लगाता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि बिना किसी बात के, उनको बात है नहीं भाई क्या है, लेकिन फिर भी आंखों से आंसू आते हैं। डेली हो गया है ये, पहले तो नहीं था, लेकिन अब कुछ मतलब 5-6 महीने से दोबारा से जैसे बढ़ा है अभी। तो उसमें सबसे पहले जो लेटे हैं तो इस आँख से आंसू आने शुरू हुए थे, केवल एक से, जैसे राइट की, तो इससे आंसू आए कुछ दिन। मैंने सोचा मैं एक से आंसू कैसे आ रहे हैं फिर, तो फिर कुछ दिन के बाद दोनों आँखों से आंसू आने, ऑटोमेटिकली ध्यान लगता है। जैसे 9 बजे लेटा हूँ मैं, तो लगा लो आधा घंटा हो जाता है मेरे को, तो दोनों आँखों से आंसू आते हैं। फिर जैसे रोंगटे से अपने खड़े हो जाते हैं अपने शरीर के, अच्छा महसूस होता है, चैन जिसको बोलते हैं, रिलैक्स। जैसे मैं गुरुजी से पूछता हूँ कि गुरुजी इस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है कि पहले ध्यान लगता नहीं था, अब ऐसा लगता है, रात को लगता है ध्यान मेरा। तो गुरुजी ने बताया भी ध्यान तो किसी भी समय लग सकता है, 1 मिनट में लग जाए, 1 सेकंड में लग जाए, कहीं भी लग जाए, ज़रूरी नहीं कि आप बैठो कमर सीधी करके कहीं ऐसे काम, वो नहीं है। तो लग रहा था अच्छी बात है, मैं कहा जी ऐसे आंसू भी आते हैं क्या बात, मतलब अच्छी चल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा भाई ये अच्छे संकेत हैं आध्यात्म की ओर कि भाई आपका ध्यान लग रहा है। उस टाइम आप भावुक हो जाते हो, मतलब माँ प्रकृति जब देखती है आपको तो भावुकता आएगा अंदर की, प्रेम जिसको हम बोलते हैं, तो उस चीज़ के वो आंसू हैं। तो उन्होंने बताया भी अच्छी चीज़ है कि आप बढ़ रहे हो आगे, रूट से कनेक्टेड है ना, हम अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। और जब आप ध्यान लगाते हो या बेसिकली आप योग भी करते हो या योगा भी करते हो, इससे आपको पावर मिली है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग जो इंटरनली पावर की बात करूँ, एक सक्षम जो इंसान होता है,
अंदर से आपको वो पावर मिल पाई है कि जो आप पहले थे और अब में जो चेंजेस है मेंटली वाइज फिजिकल वाइज वो आपकी डेवलप हुई है योग से? बिल्कुल डेवलप हुई है जी, क्योंकि अगर पहले कुछ लगाए हम, जैसे मैं 15-16 साल तक था तो उस समय एक था, लेकिन एक ज़्यादा क्रोध था अंदर शरीर में, मन में। और जब से योग किया तो क्रोध भी कम हुआ है शरीर, मतलब मन का जो कुछ बातें कोई कह दे तो ऐसा लगता नहीं भी क्या कहा है इसने, कोई बात नहीं। जैसे मान अब करता को सम्मान करे तो भी ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा सम्मान होगा तो मैं ज़्यादा खिल जाऊँ। या कोई अपमान करता है, कई बार कर देते हैं लोग, अब भी कर देते हैं, कुछ कह देते हैं कुछ बात उनके मन की वो, लेकिन लगता नहीं ऐसा कुछ ने मेरा अपमान किया है, कुछ ऐसा महसूस कम होता है। धीरे धीरे ऐसा हो गया कि भाई जो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, हाथ जोड़ देते हैं हम। ऐसा लगता नहीं, अंदर से उठता नहीं कि मैं क्रोध करूँ या मैं उसको गाली गलौज दूँ या कुछ और करूँ। तो उस प्रकार के अंदर शांति महसूस करते हैं कि भाई रिलैक्स महसूस है शरीर अपने आप में भी, ठीक है, जो कुछ है ठीक हो रहा है। आपके अकॉर्डिंगली योग लोगों के जीवन जीवन के अंदर क्या प्रभाव लेकर आता है अगर एक इंसान योग को फॉलो करता है? क्या आपको लगता है कि क्या प्रभाव आ सकता उसके जीवन के अंदर? आपने बताया शांति है, कंट्रोल सिस्टम बिल्ड होता है, अपने आप को सक्षम बना पाता है, जो ये 2-3 पॉइंट है। लेकिन इसके अलावा क्योंकि जब आप उसको खुद पर्सनली लेवल पे करते हो, आपको क्या लगता है जो लोग करते हैं उनके जीवन में क्या ऐसा बदलाव आ सकता है? देखिए, अगर आप योग अष्टांग योग करते हैं तो उसकी बात करते हैं हम। अगर आप डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, कुछ रास्ता नज़र नहीं है आपको, आप योग से जुड़ जाइए बस। लेकिन ऐसा योग नहीं केवल आसन करना है आपको, सही योग से जुड़ जाइए। आप 6 महीने में, 7 महीने में चेंज महसूस करोगे ऑटोमेटिक। दवाइयाँ मत खाइए, कुछ और मत करिए, सिर्फ योग से जुड़ जाइए। योग के बारे में जानना शुरू कर दीजिए, योग क्या है, कैसे काम करता है। कुछ टॉपिक उठा लीजिए, उसमें से कुछ प्राणायाम कर लीजिए, कुछ बस छोटी मोटी चीज़ें करिए, बस अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दे होगा ना। जिस दिन योग पर ध्यान दिया उसी दिन से डिप्रेशन, तनाव कम। दूसरा, किसी को लगता है कि हमारे रिलेशन ख़राब हो गए परिवार में, और जैसे पति पत्नी की बनती नहीं आपस में, या माता पिता की बच्चों से नहीं बनती, आज के समय बहुत दिक्कत हो गई है। इसके पीछे का कारण वही है, ज़्यादा माइंड पे प्रेशर। बच्चों के माइंड पे प्रेशर है, माँ बाप के माइंड पे प्रेशर है। आज जब छोटी सी कोई बात हो जाती है, कुछ घटना हो गई घर में, तो गुस्सा ज़्यादा फूटता है। उस चीज़ के कंट्रोल के लिए योग से जुड़ना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। सही योग से जुड़ जाएंगे तो जो रिलेशन हमारे ख़राब हो रहे हैं ना, वो भी ठीक रहेंगे। नहीं तो ये दिक्कत बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन। वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बच्चे बचपन में सुनते हैं माँ बाप से, तो उनका अंदर से आता भाई नहीं, अलग रहो अलग रहो, बचपन से ऐसा हो जाता है उनका। तो फिर वो बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में, बच्चे अपने घर में, वो भी सुखी नहीं, वो भी अशांत। तो योग से वो जुड़ेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है, रिलेशन भी अच्छे होते हैं इससे। उसके बाद मैं कहता हूँ कि भाई योग से आप आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हो। मान लीजिए किसी का कोई बिजनेस है और वो चल नहीं रहा, हमारे दुकान है, किसी ग्राहक नहीं आ रहे, टेंशन हो गई उसको, भाई पैसा लगा रखा है, नहीं रहा, कुछ बिजनेस है चल नहीं रहा, या कुछ और ऐसा काम करता है जिसमें वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा, तो उस समय क्या करे? सिर्फ योग से जुड़ जाए। योग में किसी चीज़ से जुड़े, प्राणायाम से जुड़ जाए और ध्यान से जुड़ जाए। केवल सिर्फ सोचना शुरू कर दे अपने बारे में कि भाई मैंने क्या किया, अपनी गलती देखना शुरू करें। क्योंकि किसी भी बिजनेस में या किसी भी उसमें तो जो गलती लगभग हम ही करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन हम अपनी गलती को नहीं देखते, दूसरे गलती को देखते हैं, जिससे हमें समस्या का सही हल मिलता ही नहीं कभी भी। हमेशा दूसरे पे ब्लेम करता हमारा दिमाग, इसके कारण ऐसा हो गया, अगर मेरा ये काम नहीं हुआ ना, इसने ऐसा कर दिया, इसने नज़र लगा दी काम पे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो सिर्फ अपने अंदर की क्षमता है, आपके अंदर कैसी फील कर रहे हो आप। तो योग से जुड़ोगे तो आपको इन बातों का पता लगेगा कि अपने आप को कैसे जाने। स्वाध्याय जैसे नियम में आता है, स्वाध्याय करो, ईश्वर प्राणी ध्यान करोगे, तो उससे पता लगेगा उसको। जब पता लग जाएगा समस्या का हल ये है, उस चीज़ पे वो काम करेगा तो बिजनेस भी चलेगा उसका। मैं एक संत की वीडियो देख रहा था कुछ दिन पहले योग के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि जब आप योग करते हो खुद को जान जाओगे तो आप संसार को जान पाओगे, और उस दिन आपको कोई भी चीज़ ना बुरी लगेगी ज़्यादा, ना कोई भी चीज़ अच्छी लगेगी ज़्यादा। और आप जब आप खुद को ढूंढोगे
तो वहीं सब कुछ आंसर है। योग ये है उनकी नज़र में। तो आप मानते हो इस बात को? बिल्कुल, हम तो मानते हैं जी। और जो हमारे गुरुजन है वो भी यही बात बताते हैं हमको, कि मैं बताता हूँ, देखिए जैसे आपका शरीर है, हमारा शरीर है, सबका एक जैसा दिखता है बाहर से। एक बात ये है कि जैसा हमारा शरीर है ना, वैसा ही ब्रह्मांड में है। यथा ब्रह्मांड इसको बोलते हैं। मैं जैसा शरीर है ना, वैसा ही ब्रह्मांड है। जैसे बाहर है जैसे वैसे ही अंदर है। कैसे? जैसे हमारी पृथ्वी पर 70% पानी है, और हमारे शरीर के अंदर भी 70% पानी है। और ऊपर क्या है, ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, ये इनका संबंध हमारे शरीर से कैसे है? इसलिए कहते हैं कि जैसे जिसने अपने आप को जान लिया, सब कुछ जान लिया। क्योंकि पहले जो ऋषि मुनि बैठा करते, ध्यान लगाते थे, तो क्या करते थे, उनको कैसे पता होता था बैठे बैठे कि भाई चंद्रमा की दूरी इतनी है, सूर्य की दूरी इतनी है, जैसे हनुमान चालीसा में बताया गया है, उतनी दूरी अब है। उन्हें कैसे पता कि भाई सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कितना होता है, कैसे पता लगा उन चीज़ों का? उस समय पे जब कुछ था नहीं, साइंस नहीं थी उस टाइम पे। कैसे? उन्होंने केवल अपने अंदर झांक लिया। अंतर्मुखी हो गए तो आपको ब्रह्मांड दिखना शुरू हो जाएगा, ब्रह्मांड से संकेत आने शुरू हो जाएंगे। जैसे 70% पानी पूरी पृथ्वी पर, 70% पानी है हमारे शरीर में, हजारों अरबों न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में, इसी प्रकार तारे सितारे गैलेक्सी ऊपर पूरी ब्रह्मांड में। सूर्य माने जो ग्रह है, उससे क्या रिलेटेड? हमारी आत्मा, सूर्य आत्मा जो हमारी जीवन ज्योति है। जिस दिन वो निकल गई, ये शरीर है बस केवल एक पड़ा रह जाएगा। तो वो आत्मा सूर्य से रिलेट करती है। उसके बाद चंद्रमा, जो हमारा शरीर का पानी है, चंद्रमा की स्थिति वहाँ पे है, दिमाग पे है। शनि ग्रह होता है जो, उसकी स्थिति हमारे शरीर में पैरों से बताई गई है। शुक्र ग्रह हमारा यहाँ पे होता है। और जो ग्रह हमारे बुद्धि है, बुद्धि के होती है। इस प्रकार 9 की 9 ग्रह की स्थिति हमारे शरीर में भी होती है। काम वैसे करते हैं वो। और जो आत्मा है, जैसे सूर्य के चक्कर लगाते सभी ग्रह, तो उसी प्रकार जो सारा शरीर हमारा चलता फिरता, काम करता, कर्म करता है, तो इस आत्मा के इर्द गिर्द काम करता है ये। और जो आत्मा है इन चीज़ों को स्टोर करती है, भाई इसने ये कर्म किया, ये कर्म नहीं किया। तो आत्मा की चारों तरफ हमारा शरीर घूमता रहता है पूरी जिंदगी, सालों साल। जब हम अंदर देखते हैं तो इसका यही अर्थ है कि जब हम अपने आप को महसूस करें, अपनी आत्मा को महसूस करेंगे, अपने अंदर ग्रहों को महसूस करने शुरू कर देंगे, शक्ति को महसूस करेंगे, तो वही शक्ति ब्रह्मांड में है। वो कनेक्शन हो जाएगा दिमाग का, उसका ब्रह्मांड का। इसमें एक और है कि जैसे आपका जो कई बार बैठा कोई इंसान, जैसे पहले कुछ मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। पहले कुछ था नहीं, पहले से कुछ टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले, जैसे फ़ोन नहीं था, या गाड़ियाँ नहीं थी, या हवाई जहाज़ नहीं था, कुछ चीज़ें थी नहीं ऐसी। हज़ारों वर्ष पहले कुछ था ही ना ऐसा। लेकिन किसी एक व्यक्ति के दिमाग में ये पॉइंट आया कि भाई कुछ ऐसा बनाया जा सकता है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हो सकती है, ऐसा कुछ दूर बात कर ले हम फ़ोन के द्वारा, या हम ऐसे नहीं तेज़ गाड़ी बनाए जो हमें जल्दी कहीं पहुंचा दे। जबकि वो चीज़ें कभी थी नहीं दुनिया में, कभी वो ही नहीं। जैसे फ़ोन था, हज़ारों वर्ष पहले था ही नहीं ये चीज़, कुछ था ही नहीं। तो उस व्यक्ति के दिमाग में ये विचार आया कैसे? दिमाग तो उसका भी हमारे जैसा था, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा विचार कैसे आ सकता है कि भाई उसको पता लगे कि मेरे को फ़ोन बनाना चाहिए, ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती उस टाइम तक। तो कैसे आए? ध्यान लगाने से शायद वो पावर जनरेट होती है इंसान के, जो वो ऊपर वाले से, ब्रह्मांड से, अपनी आने वाली चीज़ों से कनेक्ट हो पाता है, फ्यूचरिस्टिक चीज़ें सोच पाता है। क्योंकि मुझे लगता है जब इंसान अपने आप को स्टेबल करता है तो बहुत सारे रास्ते देख तो वहीं खुल जाते हैं। और जब रास्ते खुलते हैं और जब आप उन पर चलते हो तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। वही वाली बात है कि ना, पहले जानना खुद को ज़रूरी है, इसलिए वो जानोगे तो सब चीज़ें हैं। क्या योग के द्वारा, ये मैं उन लोगों के लिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप भी जानते हो वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आँखों की। बच्चे आजकल बहुत डेटा कंज्यूम करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, नॉर्मल जनरेशन भी और बड़ी जनरेशन्स भी। क्या कुछ ऐसा सल्यूशन या कुछ ऐसा योग या योगा या कुछ आहार, मतलब खाना ऐसा है जिससे हम अपनी आँखों की रोशनी, अपनी आँखों को बेटर कर सके, या जिनकी आँखें नंबर चढ़ जाता है, चश्मा लग जाता है, उनको कंट्रोल कर सके या कम कर सके? प्लीज़ बताइए उसके बारे में। देखिए, जब आँखों की बात आती है तो आँखें हमारी बहुत मतवाली होती हैं, है ना।
हर चीज़ देखना पसंद करती हैं, ऐसे नज़र नू वैसे उसको देख ले, इसको देख ले, इसको देख ले, ये चीज़ देख ले। लोग घूमने भी जाते हैं तो क्या करते हैं, देख के आते, पहाड़ों को देख कर आते हैं। और आँखों को क्या कहा है कि ये आँख देखने में ऐसी है, लेकिन ये हमारी जो आत्मा का द्वार भी आँखें ही है। क्योंकि जो पहले हम देखते हैं, महसूस करते हैं, वही तो अंदर जाता है हमारे। इन आँखों की देखभाल तो करनी ही चाहिए। कुछ उपाय ऐसे हैं जिसकी हम दिन में दिनचर्या में कुछ शामिल करके आँखों को अच्छा रख सकते हैं। प्लीज़ बताइए। सबसे पहला तो यही है कि भाई जब आप सुबह उठो, सुबह ही उठते उठते ठंडे पानी से आँखों को साफ करना चाहिए आराम से। और दूसरा, जैसे कच्चा दूध होता है ठंडा, भैंस का हो या गाय का, उसमें रुई डबोनी चाहिए। रुई डबो के निचोड़ के उसको दिन में अपनी आँखों पे रखना चाहिए 5 से 10 मिनट के लिए। मतलब आंखें बंद कर ली और इतना आँखों को कवर कर लेना चाहिए उस कॉटन से जो हमने डबोई थी दूध में। और उसके बाद नॉर्मल ठंडे पानी से आँखों को साफ कर लें ऊपर से। इसका कारण क्या है, वो दूध में डुबोई हुई रुई को अपनी आंखों के ऊपर रखने का? क्योंकि इसका कारण ये है कि जो हमारी आँखें है ना, इसके अंदर पित्त है। पित्त के ये जो फ्लूइड है ना, ये पित्त है, इसके कारण हम देख पाते हैं। कई बार ये पित्त बढ़ जाती है, या कई बार देखते हैं हम जब किसी को गुस्सा आता है तो हमारी आंखें लाल क्यों हो जाती हैं। गुस्सा तो वैसे आया ना दिमाग से, आंखें लाल हो जाएंगी। जब कोई चीज़ हमें प्यारी लगती है तो हमारी आंखें ऐसे प्यारी दिखेंगी दूसरे को भी, हाँ भैया प्यार से देख रहा है इंसान। आंखों से पता लग जाता है भाई प्यार से देख रहा है या गुस्से से देख रहा है। तो जो हमारे विचार हैं या वो, उनको भी ये दर्शाती है हमारी आंखें। कई बार क्या होता है कि मान लो किसी को गैस्ट्रिक है या पित्त बढ़ जाए शरीर में, तो यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा आँखों पे। जो दूध है वो उस पित्त को कम करने का काम करेगा, ठंडा देगा, और जो वायु होगी उसको भी कम करेगा। क्योंकि दूध कफ का प्रकार है कि पित्त को भी कम करेगा, वात को भी कम करेगा। आँखों में सूखापन हो रहा है आज के समय लोगों को, ज़्यादा मोबाइल से, क्योंकि रेडिएशन ज़्यादा है इसके अंदर, इतने पास रखते हैं फ़ोन को, ये इफ़ेक्ट करती रहती है दिन भर। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है रात को सोते समय। जो भी व्यक्ति रात को सोते समय फ़ोन चला के सोता होगा, उसको ये दिक्कत सबसे ज़्यादा मिलेगी। उसका ब्रेन में भी कमज़ोर मिलेगा आपने, और ये आँखें भी कमज़ोर मिलेंगी। तो भाई फ़ोन चलाना है तो काम के लिए चलाओ, भाई मेरे को ये काम है, ये काम करना है। मान लो इंस्टाग्राम भी चलाना है आपने, भाई आदत बन गई आपकी अब, तो थोड़ा दूर से देखने का प्रयास करो। और सुबह ठंडे पानी से धो, दिन में कॉटन वाला पानी इससे रुई रखो इसके ऊपर। और खाने में ऐसी चीज़ें खाओ जो बैलेंस करती हो अपने शरीर को, जो सजीव चीज़ें वो खाओ आप। जैसे फास्ट फूड कम खाओ, क्योंकि ये खाओगे तो पित्त बनेगी तो आँखों में दर्द सही देगी, वो तो आँखें लाल दिखेंगी और प्रॉब्लम करेंगी वो। कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह काम करती है इसमें, अगर हम कुछ करते हैं आंखों की, जैसे आंखें घुमाना या ध्यान लगाना, इससे भी फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। जैसे अगर आँखों के आपने कुछ योगा करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो, तो आँखों को मजबूत करने के लिए भाई एक जगह स्टेबल रहेंगी, तो उसके लिए हमें कहीं त्राटक कर सकें किसी चीज़ पे। अगर हमें गर्मी के कारण दिक्कत ज़्यादा लग रही है, भाई हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा है, आँखें लाल हैं, तो हम त्राटक कर सकते हैं, चंद्रमा का त्राटक। वो क्या होता है, समझा? चंद्रमा त्राटक का मतलब होता है किसी एक विशेष चीज़ पर ध्यान लगाना। अच्छा, एक जैसे केंद्र बना लिया, बिंदु बना लिया, उस पर ध्यान लगाना। तो हम कर सकते हैं, जैसे किसी को गर्मी के कारण दिक्कत है, किसी की आंखें लाल ज़्यादा रहती हैं और उसको गुस्सा भी ज़्यादा आता है होगा, फिर चिंताएं ज़्यादा है, तो जैसे पूर्णिमा से अमावस के बाद चांद निकलना शुरू होता है ना, फिर दोबारा से छोटा बड़ा, तो जब चंद्रमा दिखना शुरू हो जाए ना, रात को बैठ के चंद्रमा का त्राटक करना शुरू कर दो आप। बस 2 मिनट 3 मिनट लगातार उसको एक तक देखते रहो चंद्रमा को, आपको ऐसी ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी, आंखों को शक्ति मिलेगी। उसके बाद जब आपका अभ्यास हो जाए चंद्रमा का त्राटक करते करते 15-20 मिनट, तो उसके बाद आप देखोगे कि जो आपकी आंखों की लालिमा है ना, वो ऑटोमेटिक कम होगी, बिना किसी दवाई के कम हो जाएगी, और रोशनी बढ़ जाएगी आंखों की। चंद्रमा को देखने से ऐसे बस चंद्रमा को बस देखना है प्रेम से। जैसे हम किसी लड़की को तो बोल देते हैं चंद्रमा सा है तेरा चेहरा, है ना, चांद खिला हुआ है, चांद सा रोशन चेहरा, तो उसको बोल देते हम। लेकिन जो वाकई में चंद्रमा है, जिसमें इतनी शक्ति ऊर्जा है, तो उसको देखेंगे तो हमारी आंखों को शांति मिलेगी, दिल को शांति मिलेगी। ये चीज़ थोड़ी नई थी कि हाँ, मतलब रात को चंद्रमा को थोड़ी देर देखें और उसकी ऊर्जा लेने की कोशिश करें। अब आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है?
योग में या योगा में ऐसी पावर है कि लोगों की सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी बना सके अपने पार्टनर के साथ। और क्या, एक तो ये क्वेश्चन ठीक है, सेकंड वाला, जिन लोगों को मास्टरबेट या हस्तमैथुन करने की आदत है वो कैसे छोड़ सकते हैं योग से? ये बहुत दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला, क्या सेक्सुअल पावर बढ़ सकती है एक कपल की, लड़का या लड़की की, क्योंकि टेंशन इतनी है, मेंटल पीस है नहीं, तो उस चक्कर में हमारी सेक्सुअल लाइफ भी ख़राब होती है, क्योंकि इम्पैक्ट करता है। डॉक्टर भी बोलते हैं, साइंटिस्ट भी बोलते हैं। इसको कैसे बेटर कर सकते हैं? और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, जो लोगों को मास्टरबेट या हस्तमैथुन करने की आदत है वो कैसे इस चीज़ को कम कर सकते हैं, कैसे उनकी हेल्प करेगी योगा या योग? देखिए, सबसे पहले पता कर लेते हैं भाई लोग हस्तमैथुन करते हैं। ये चीज़ें अब ज़्यादा बढ़ी है, मैं बताता हूँ, जब से इंटरनेट ज़्यादा हुआ है। क्योंकि जो हमारी आंखें हैं ना, जिस चीज़ का भाव लेंगी, मान लीजिए आपने कोई मिठाई देखी, आज देखी कल फिर देखोगे, दुकान में रखी मिठाई, आप डेली दुकान के आगे से जाओ, मिठाई देखो, भाई मिठाई रखी है, भाई बड़ी अच्छी मिठाई, बड़ी अच्छी मिठाई है। देखते देखते एक दिन आपका मन ऐसा करेगा कि वो मिठाई मैं खा लूँ। आप कहीं से पैसे का इंतजाम करोगे, मम्मी से कहोगे, पापा से कहोगे, कैसा भी करो, आप वो मिठाई खाओगे जब आपने वो देख ली। पहली बात तो ये कि इससे क्या मतलब है, इससे कि आप अगर देखोगे ज़्यादा ये चीज़ें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी आप देखोगे आज के समय ज्ञान कम है, अज्ञानता ज़्यादा फैल रही है। तो आप स्क्रॉल करते 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 देखोगे उन चीज़ों को, तो आपकी आंखें अंदर आपको बहाव पहुंचाएंगी और आपको लगेगा भी कुछ ये अच्छी चीज़ है। फिर आप वो गलत आदतें, वो प्रक्रिया दोहराओगे आप। और उसके बाद एक आपको भाई वो जो हार्मोन रिलीज होता है डोपामाइन होगा, तो उससे आपको खुशी मिलेगी, दिमाग को लगेगा भाई शांति मिलेगी, अच्छा है। लेकिन उस चीज़ का पता नहीं, नॉलेज नहीं उस चीज़ की भाई इससे हमारे शरीर का नुकसान कितना है। कि हमारी शरीर की मूलभूत इकाई तो यही है, वीर्य रक्षा। इतनी रक्षा है, मतलब और कुछ मत देखिए, देख लीजिए अगर हम बने हुए हैं आज, तो एक बूंद वीर्य से ही बने हुए हैं हम, इतने स्पर्म से ही हम लोगों की जनरेशन। ये देखो कितनी ताकत होगी उसमें, कि हम इतने बड़े बन गए, हमारा इतना ब्रेन डेवलप हो गया, हमने कुछ और बना दिया, सब कुछ इसी तो है ना एक बिंदु से, लेकिन उसको वैसे वेस्ट कर रहे हैं। दो चीज़ें इसमें कि एक तो देखना कम करे, कोई भी चीज़ें हैं छोड़ना है भाई, किसी की आदत हो गई, सबसे पहले जो चीज़ें हैं उसको बंद कर दे, देखना धीरे 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 छोड़ना बंद करें। दूसरा क्या कर सकता है वो, जब उसने देखना बंद किया तो उसको एक लगेगा भाई नाच देख लूँ, फिर कोशिश करेगा दिमाग उसका, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है उससे, फिर देखेगा, बंद कर दिया। अब दूसरा, उसको नॉलेज दो, उस चीज़ के बारे में नॉलेज अंदर दो उसको, ज़बरदस्ती मत करो छोड़ना मेरे को, ऐसे मत करो, उसकी नॉलेज लो। फिर आप भाई इसको करने से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये क्या होता है, कैसे बनता है, हमारा शरीर कैसे बनता है, वो नॉलेज लो। क्योंकि ज्ञान अंदर जब जाता है ना, तो उससे प्रकाश बनता है, और प्रकाश में आदमी गलत काम कम करता है। गलत काम कब होते हैं? अंधेरे में ज़्यादा होते हैं, ये तो है ना, चोरी भी या कुछ और डकैती अंधेरे में ज़्यादा होती हैं। उसी प्रकार जो हमारे विचार है, प्रकाश में जो गलत विचार कम आएंगे, इसलिए उसको ज्ञान से प्रकाश दो भाई ये चीज़, ये फ़ायदेमंद है, नुकसान। तीसरा है कि वो लंबे समय तक कैसे इस चीज़ को फॉलो करे, उसके लिए वो कर सकता है, कोई एक लक्ष्य रख ले, संकल्प ले ले। एक संकल्प होता है मन में, बताया नहीं किसी को, मैंने सोच लिया भाई अब मैं छोड़ दूंगा, मैं नहीं करूँगा मैस्टरबेशन, तो वो अलग संकल्प। एक संकल्प होता है कि मैंने संकल्प ले लिया आज कि मैं नहीं करूँगा, मैं 31 दिन, 41 दिन, 51 दिन में नहीं करूँगा। टारगेट दिया खुद को, टारगेट देना दिमाग को। अगर ज़्यादा करते हो तो कम टारगेट दो, भाई मैं 21 दिन नहीं करूँगा। उस बीच 21 दिन में क्या करूँगा, मैं 21 दिन सुबह उठ कर भगवत गीता का पाठ करूँगा, और उसके बाद ये चीज़ें देखूँगा नहीं, और यही मेरी दिनचर्या रहेगी। दिनचर्या को बनाओ व्यस्त, अलग अलग कामों में उसको व्यस्त कर दो। भाई सुबह मेरा ये काम है, फिर मैंने ये करना है, मेरे को ये खाना है, मेरे को फिर एक्सरसाइज करनी है, मेरे को जिम जाना है, ऐसी अच्छी आदतें बदल दो। और जो आप कंज्यूम कर रहे डाटा, इस प्रकार का अज्ञान भरा, उसको कम कर दिया। और जब आप संकल्प लेके जैसे भगवत गीता पढ़ना शुरू करोगे या कुछ अच्छे ग्रंथ पढ़ोगे, नॉलेज गेन करोगे, तो शरीर में ऑटोमेटिक ज्ञान बढ़ेगा, तो आपको अपने आप महसूस होने लग जाएगा नहीं ये चीज़ें गलत हैं। तो इसके यही रास्ते हैं, 3 ही रास्ते हैं भाई, देखना बंद करो, और दूसरा संकल्प लो भाई मेरे को ये चीज़ें करनी नहीं है, 2-3 चीज़ें करो। और जो आदतें आपकी गलत हैं, जैसे आपकी दिनचर्या है, कोई लड़के हैं कि सुबह उठे, स्कूल जाते नहीं, जो है कॉलेज इसका हो गया है वो भी,
और दिनचर्या मतलब खाली है, खाली टाइम उनके पास, खाली बीच में। और उस समय जब खाली होगा, उस खालीपन को किसी और चीज़ से भरो, कुछ आदत, जैसे उसमें मेरे को बुक पढ़नी है या मेरे को एक अच्छी वेब सीरीज़ देखनी है जो ज्ञान से रिलेटेड हो, कुछ अच्छी जिससे हमें कुछ मिलता हो, मोटिवेशन मिलता हो, वो चीज़ें बदल दो बस। बिल्कुल हटाओगे ना तो हट नहीं सकती चीज़ें, फिर करेगा फिर वैसे बैठ जाएगा। रिप्लेस कर दो उसे बस। रिप्लेस कर दो दिमाग को काम मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे जो डोपामाइन रिलीज होता है आपका इन कामों से, फिर आपको भगवत गीता पढ़ने से डोपामाइन रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ग्रंथ पढ़ोगे, डोपामाइन रिलीज होगा, हार्मोन, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, फिर इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई ये काम करूँ मैं। और कपल अपनी लाइफ को, क्योंकि आप भी इस चीज़ को पर्सनली लेवल पे बिलीव करते हो या वैसे बिलीव भी करते होंगे कि आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, जो लोगों की जो सेक्सुअल लाइफ है वो बहुत पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। डिवोर्स होने के मोस्ट ऑफ द रीज़न इसके पीछे ही है। सेक्सुअल लाइफ जो एक कपल के बीच में होती है वो उतनी हेल्दी या उतनी शायद अच्छी नहीं रही कि लोग आपस में compete कर पाए, उनके बीच के जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच नहीं कर पाती। हम अपने आप को किस तरीके से उसमें ढाले, जैसे आपने अभी बताया वो तो है ही, लेकिन योग में या योगा के थ्रू, क्योंकि वो भी उसी का ही पार्ट है, इतनी पावर है कि हम अपनी सेक्सुअल लाइफ को भी उसके थ्रू बेटर बना सकते हैं, अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी। क्योंकि एक स्पर्म से हम लोगों का निर्माण हुआ है, हम पूरी पृथ्वी में जितने लोग हैं सब, तो उसका वेस्ट ना करके, हस्तमैथुन या मस्टरबेट करके, हम अपनी सेक्सुअल पावर को भी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका सेक्सुअल कनेक्टिविटी आपके पार्टनर के साथ टाइमली नहीं है तो वहाँ से भी आपका एक स्ट्रेस लेवल बिल्डअप होता है और उससे आपकी जो मेंटल इशू है वो भी बढ़ते हैं। तो वो कैसे ठीक करें, ऐसा कुछ आयुर्वेदा में या योग में कहीं इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जिससे वो अपनी लाइफ को बेटर कर सके? देखिए, इसके बारे में तो आयुर्वेद में बताया गया है। जो आयुर्वेद में इसके लिए एक रसायन चिकित्सा हम बोलते हैं उसको, रसायन, ओके। उसमें भी 8 भाग होते हैं उसकी चिकित्सा के भी। जैसे उसके इसमें एक भाग ये होता है कि रसायन चिकित्सा करो आप। उसमें क्या होगा कि रसायन चिकित्सा से आपका शरीर, नस नाड़ियाँ मजबूत होंगी। और एक होता है वाजीकरण, उसके अंदर 2 पार्ट है, उसमें सारी डिटेल बताई गई भाई किस प्रकार से आप अपने स्पर्म को या अपने सेक्सुअल लाइफ को कैसे मजबूत करो। क्योंकि ये चीज़ें ऐसा नहीं कि भाई अगर आप गलत दिशा में करोगे, आपने वो चीज़ें उपयोग कर लिया, आप वैसे हस्तमैथुन करके उसको वेस्ट करोगे तो गलत है। लेकिन एक कपल के जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसे भाई अपने बेबी भी चाहिए, अपनी जो बेल है वो बढ़ानी आगे भी। और उसके लिए अगर वो करे समय से, तो उसके लिए कुछ उपाय बताए हुए गए भाई। आप जैसे एक च्यवनप्राश होता है, च्यवनप्राश सुना होगा आपने, जैसे सर्दियों में खाते हैं उसको। पहले बहुत था फेमस चरण पे जब लोग खाते थे, अब पता नहीं क्या असली है नकली, ये भी बड़ा मुश्किल हो गया है। च्यवनप्राश से अगर खाएगा ना कोई व्यक्ति, सही असली च्यवनप्राश सर्दियों में खा ले, सर्दियों में खा लो बस, बाकी फिर पूरा साल मस्त रहो। एक होती है शिलाजीत, असली शिलाजीत खाओ दूध में डाल के तो भी ठीक हो जाएगा। मतलब इसे मजबूती के लिए बता रहा हूँ। च्यवनप्राश से एक जुड़ी हुई कथा है एक, मतलब बहुत पुरानी, कि एक चमन नाम के ऋषि हुआ करते कोई, और उन्होंने जो अपने पार्टनर थे या उनकी पत्नी के साथ इतना मतलब वो किया, उन्होंने बार बार प्रक्रिया को इतना दोहराया, उनका शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया, खुद का ही बिल्कुल कमज़ोर हो गया। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इतनी बार समझ बनाए उन्होंने, बिल्कुल कमज़ोर हो गया, बिल्कुल बुढ़ापे जैसे हो गए ना। जब वो बाहर आए तो उन्होंने फिर जंगल में जाके अपने भाई जो वन थे उनमें जाके अपनी वो करी तपस्या, बैठ गए आराम से। तपस्या करते 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 जो कहते हैं वरदान देने के लिए आते हैं, तो जब उनको वो वरदान मिला था भाई आप इस प्रकार ये कि वो बनाओ, अब ये खा सकते हो, अपने लिए मांगा था उसने। वो इस प्रकार की जड़ी बूटियों का ज्ञान मिला उसको, इतनी प्रकार की उसमें जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो वो उस प्रकार चमन ऋषि थे ना, उन्होंने इस चीज़ को चालू किया, इसी चीज़ के लिए वो चालू किया था, ताकि हमारा जो ये शरीर है अच्छा रहे, स्पर्म बढ़िया हो, शरीर मजबूत हो, दिखने में मजबूत होगा तभी होगा, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा हमारे शरीर में। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने बनाया था कि च्यवनप्राश खाना बहुत बढ़िया है। और हमने पर्सनली भी वैसे लोगों को जब शेयर करते हैं तो उनको भी हम कहते हैं रिकमेंड, भाई बढ़िया असली च्यवनप्राश खाओ। आज भी कई गुरुकुल ऐसे हैं जो बढ़िया बना रहे हैं इस चीज़ को, तो हम कहते हैं भाई च्यवनप्राश खाओ। एक आपने शिलाजीत बताया, दूसरा है शिलाजीत। आज
मार्केट में मतलब बहुत सी कंपनी आ गई जो शिलाजीत देती हैं, भाई ले लो। लेकिन अगर आप हरिद्वार या उस साइड जो पत्थर का इलाका है, मतलब शिलाजीत होता क्या है बाकी में असली में, पता है आपको कुछ इसके बारे में? जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कुछ जड़ें होती हैं किसी चीज़ की, जो उस जड़ से ही शिलाजीत बनता है। नहीं, वो जड़ें नहीं होती है, ये जैसे पत्थर होते हैं ना, जो चट्टानें होती हैं, उसका ये पसीना है। ओके। जिस प्रकार हमारे शरीर में पसीना आता है, चट्टानों में पसीना आता है, फिर उसको एक प्रक्रिया ही करते हैं वो लोग, जो उसकी ज्ञानी पुरानी जिसको जानते हैं। उस प्रकार कुछ औषधियाँ मिला देते हैं, इस माज के समय मिला देते होंगे, तो वो चीज़ें होती हैं असली। अगर आप असली इतना इतना इसका यूज होता है इतना सा, बस मतलब एक गेहूं के या बाजरे के दाने के बराबर दूध में मिलाओ, मिलाते ही थोड़ा सा पूरा दूध लाल हो जाएगा आपका, फिर उसको पियो आप, तो आपके अंदर वो जो नस नाड़ियाँ जो भी उसको मजबूत करेगा वो। और जो मान लो किसी ने भाई हस्तमैथुन करके अपना शरीर खराब कर रखा है पहले, तो पहले उसको भी वो पावर देगा, पहले स्टेप बाय और फिर उसको शक्ति प्रदान करेगा। और तीसरा जो हमने मतलब अपने जो हमारे डॉक्टर हैं जो भी आयुर्वेद के, वो शेयर करते हैं, वो बताते हैं भैया का प्याज का सेवन करना चाहिए। प्याज के अंदर वो क्षमता बताई उन्होंने कि भाई जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है ना, उसको बढ़ाएगा वो। जो मान लो वो कहते हैं शीघ्र पतन है या कुछ और, उसको कंट्रोल में करेगा वो प्याज खाने से भी। प्याज की तासीर ठंडी है वैसे खुद, और वो खाएगा, उसके अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जो रिजेक्ट करते हैं। तो मैंने कई बार सुना है, देखा भी कि वो प्याज को रिकमेंड करते हैं, प्याज खाओ आप ज़्यादा से ज़्यादा। कई परिवार ऐसे खाते नहीं प्याज को, वैसे अवॉइड करते भाई, जो बजरंगबली को मानते हैं इनको। जो नहीं करते वो खा सकते हैं प्याज को भी, इससे वो बढ़े। कुछ रसायन होते हैं भाई, जैसे अश्वगंधा है, सही अश्वगंधा हो या शतावरी पाउडर जिसको हम बोलते हैं वो हो, और कद्दू के बीज हैं, इस प्रकार की कुछ औषधियाँ जो कि वैसे फेमस है पहले से ही, इनका लेकिन अपनी प्रकृति के अनुसार सेवन करना चाहिए व्यक्ति को। जैसे आप वात पे के हो, पित्त के हो, कफ के हो, आपका पाचन कैसा है, उस हिसाब से उसकी उतनी ही डोज लेनी चाहिए आपको। ज़रूरी नहीं कि आप सुबह लोगे, ज़रूरी नहीं आप शाम को लोगे, वो आपकी प्रकृति के अनुसार चेंज भी हो सकता है कि आपको भाई ये सुबह लेनी है या शाम को लेनी, तो वो चीज़ें भी इस चीज़ में फ़ायदेमंद है। और उसके बाद आता है कि भाई ये चीज़ें भी हो गई, हमारा शरीर मजबूत भी होना शुरू हो गया। और फिर जब हम करते हैं तो क्या भाई क्या है कि फालतू में वेस्ट ना करें कोई भी चीज़ फिर भी, क्योंकि आती हर चीज़ की बुरी है। मान लो आप ये चीज़ें खाना भी शुरू कर दिया भाई, योग भी करना शुरू कर दिया। योगा में इसके लिए जो आसन है जो इस चीज़ पे मजबूती करवाते हैं, वो एक तो है आपका भुजंगासन भी इसमें काम करता है, सेतुबंध आसन भी इसमें काम करता है, जिसको आज अंग्रेजी भाषा में नाम दिया है किगल एक्सरसाइज इसको बोलते हैं, वैसे सेतुबंध आसन बोलते हैं इसको आसनों में। और एक होता है विपरीत करणी। विपरीत करणी से जो आपका शीघ्र पतन है उसमें एक आपको ताकत मिलेगी, जो कोई बीमारी होगी यहाँ पे तो उसको फ़र्क पड़ेगा। विपरीत करणी आसन होता है एक आपका। और शीर्षासन करोगे तो बढ़िया है ही फिर तो, क्योंकि इसके बाद एक होता है मलासन। और मलासन करोगे तो उससे क्या है कि जो हमारा जो मूलबंध है, जिसको हम बोलते हैं मूलबंध, वहाँ पे लगा के मूलबंध हमारा चक्कर जो सबसे नीचे चक्कर होता है, लाल रंग का चक्कर है ये, वहाँ पे का प्रभाव पड़ेगा। और 5-7 आसन कुछ ऐसे जिस पे वहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर वहाँ पे नसें खुलेंगी, जैसे हम सिंपल बोलते हैं ना स्क्वाट मारना, इसको दंड लगाते हैं, तो दंड लगाने से भी इसमें क्या है मजबूती मिलेगी, जो इस एरिया को मजबूती दे। हमारे किसी भी आसन में प्रेशर पड़ता हो यहाँ पे, तो वो आसन कर सकते हैं। साथ में इसका संबंध दिमाग से भी है। कई बार क्या होता है कि इतनी चीज़ें करने के बाद भी क्या होता है, शीघ्र पतन हो गया या भाई सौपन दोष हो जाता है कि लोगों को, फिर भी इतना करने के बाद भी क्यों, वो उनके ब्रेन में से हार्मोन्स हैं। तो उसके लिए सिर्फ दिमाग पर ध्यान लगाना शुरू कर दो, अच्छी आदतें जो हैं उनको अंदर भरो, और जो अलग चीज़ें जो इस चीज़ की ओर लेके जा रही है उसको उससे दूर बना के रखो उससे, बस यही है। थैंक यू जो आपने इतनी सारी इंसाइट्स दी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को योग के बारे में, थोड़े आसन के बारे में, और जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक घर में पाई जाती है या आप फैमिली सर्कल में कहीं पे भी, उसके बारे में हम लोगों ने कोशिश करी इस पॉडकास्ट के अंदर ज़्यादा डिटेल में बात करने की। सो अभी पॉडकास्ट को कंप्लीट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप कुछ हमारी लिसनर या व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ बताइए।
मैं जो ये ऑडियंस इस पॉडकास्ट को सुन रही है, ये आपको फॉलो करती है, जो भी ऑडियंस, जो आपका परिवार है कुणाल पॉडकास्ट का, सभी को मैं यही कहता हूँ कि भाई इस प्रकार के पॉडकास्ट सुनिए आप। जो भी नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज आप लोगे, जो योगा की है या और भी कोई अलग अलग क्षेत्र की नॉलेज है, आप उसको सुनना शुरू करें। आप अगर आप सुनने की शक्ति बढ़ाएंगे तो आपका वैसा भी ध्यान लग जाएगा, क्योंकि आज के समय में मेन बात ये कि लोग सुन के खुश नहीं किसी बात को। अगर आप लंबा पॉडकास्ट सुन रहे हैं अच्छे से बैठ के, तो वो भी आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। आप समझो ना समझो अलग बात है, लेकिन वैसे बैठ के आपने सुन लिया ना उसको, पॉडकास्ट को, वो भी वैसे बेनिफिट लिए है, उसका बेनिफिट है आपके लिए, शरीर के लिए भी, दिमाग के लिए भी। तो ये भी अच्छे आप जीवन में कार्य करते रहिए, कुछ कर्म करते रहिए, और इसी प्रकार जो पॉडकास्ट है उनको सुनिए, और अपने जीवन में कुछ चीज़ें अगर आपको लगे चेंज करने की, वो चेंज करिए जो भी है, और अपनी राय आप दे सकते हैं। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं निखिल से उसका आंसर पूछ के आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और मैं चाहूँगा निखिल भी हम उस कमेंट बॉक्स में आके हमारे जो भी डाउट्स है किसी के भी, वो उसको क्लियर करे। बिल्कुल जी। और एक चीज़ और बोलूँगा जाने से पहले, पॉडकास्ट कंप्लीट करने से पहले, मैं पर्सनल लेवल पे, कि इस पॉडकास्ट से जो मुझे समझ में आया, जो निखिल ने बिल्कुल सही बात की, कि पॉडकास्ट इज़ नॉट अबाउट कि आप गेस्ट से कितनी चीज़ें सीखते हो। पॉडकास्ट से आपकी जो लिसनिंग पावर है वो डेवलप होगी, और वो एक तरीके का ध्यान है जो मैं मानता हूँ कि अगर आप कोई 1 घंटे का, आधे घंटे का, जितनी देर का भी आप एक कोई पॉडकास्ट सुनते हो या देखते हो, उससे आपका जो ब्रेन सिस्टम है सुनने के लिए वो डेवलप होता है। आप ज़्यादा शांत फील करते हो, आप भगा दौड़ी में नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप शॉर्ट कंटेंट ज़रूर देखो। मैं ये नहीं कहता आप मेरा पॉडकास्ट देखो, आप जिसको पसंद करते हो आप उसका पॉडकास्ट देखो, बट ट्राई करो आप पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखो। उसके बाद आप खुद देखना आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके पास, आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी होगी। क्योंकि जो शॉर्ट कंटेंट है वो हमें भगाता है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हैं अपने दिमाग के अंदर। वहीं एक पॉडकास्ट आपको एक टॉपिक पे डिटेल्स के अंदर चीज़ें प्रोवाइड कराता है, जिससे आपके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है। तो पॉडकास्ट को रिकमेंड करो, आज के टाइम पे ट्रेंड है, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और आगे हमें भी ऐसे सपोर्ट करते रहो। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।